थ्रोम्बिन जब थ्रोम्बिन में बदलता है तो कौन से आयंस थे? कैल्शियम आयंस। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कैल्शियम आयंस का हमारे शरीर की फिजियोलॉजी में, दांतों और हड्डियों की मजबूती के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, मिल्क प्रोटीन कैसीन की डाइजेशन के लिए, साइनेप्टिक ट्रांसमिशन के लिए, इंपल्स कंडक्शन जब साइनेप्स पे होती है ना, मसल कॉन्ट्रैक्शन में, तो कैल्शियम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हम आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें मैं आपको कैल्सिटोनिन हार्मोन के बारे में बताऊंगा, पैराथायरॉयड हार्मोन के बारे में बताऊंगा कि भाई वो ब्लड का कैल्शियम लेवल कैसे रेगुलेट करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, जब हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करते हैं तो इनके बनने को क्या कहा जाता है? याद है, आरबीसीज बनने की प्रक्रिया को इराइथ्रोपोएसिस, डब्ल्यूबीसीज बनने वाली प्रोसेस को ल्यूकोपोएसिस एंड प्लेटलेट्स बनने वाली प्रोसेस को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोपोएसिस। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां, ऑल माई फ्यूचर डॉक्टर्स, हमारे पास हैं जी इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट बनने की प्रोसेस इराइथ्रोपोएसिस, पढ़ा था पिछली क्लास में, बोन मैरो में बनते हैं। और ये भी बताया था जब एक एम्ब्रियो मदर के यूट्रस में है तो उसके योक सैक में बनते हैं, उसके बाद लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो में फीटस में, और बच्चे के जन्म के बाद कहां पे बनते हैं आरबीसीज? बोन मैरो में। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी, बोन मैरो इनएक्टिव होता जाता है, येलो बोन मैरो। एडल्ट्स में रेड बोन मैरो कहां कहां है? एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रे में, क्रेनियल बोन्स में, ये सब बातें भी मैंने आपको बताई थी। चलो जिक्र करते हैं सबसे पहले इरिथ्रोसाइट्स का। इरिथ्रोसाइट्स को ही आरबीसीज यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, मैंने सेल्स नहीं कहा, मैंने टर्म यूज किया कॉर्पसल्स। वो इसलिए क्योंकि आरबीसी में एक टिपिकल सेल वाले फीचर्स नहीं होते। न्यूक्लियस नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, गोल्जी नहीं है, सेंट्रियोल्स नहीं है, बहुत सारे फीचर्स जो है एब्सेंट। इतनी सारी ऑर्गेनल्स के एब्सेंट होने से फायदा क्या है? आरबीसी में ढेर सारी जगह मिल जाती है टू एकोमोडेट मोर एंड मोर हेमोग्लोबिन। माइटोकॉन्ड्रिया ना होने का फायदा है कि आरबीसीज एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, और ये अच्छी बात है क्योंकि आरबीसीज का काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, और अगर वो खुद ही ऑक्सीजन इस्तेमाल कर जाएंगे तो फिर वो ट्रांसपोर्ट क्या करेंगे? इसलिए ऑर्गेनल्स के एब्सेंस होने से फायदा हुआ, ज्यादा जगह मिल गई हेमोग्लोबिन कैरी करने के लिए, और दूसरा कि माइटोकॉन्ड्रिया ना होने की वजह से एनारोबिक मेटाबॉलिज्म है। बड़े छोटे छोटे सेल्स हैं जो आरबीसीज हैं, नैरो कैपिलरीज के थ्रू बड़ी आसानी से पास कर जाते हैं, राइट। चलो आरबीसीज के बारे में और भी जानेंगे आगे। एमबीबीएस में जब आप जाएंगे ना तो ब्लड की स्लाइड भी बनानी होगी आपको, है ना। ऐसे फिंगर को हम एक स्टेरिलाइज नीडल से प्रिक करते हैं, खून की एक बूंद कांच की एक स्लाइड पे आप डालेंगे, है ना, फिर उसमें कुछ स्टेन्स डालेंगे और माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करेंगे आपको क्लियरली दिखेंगे अलग अलग तरह के ब्लड सेल्स। और काउंटिंग भी करनी होती है, इनकी हेमोसाइटोमीटर होता है जिससे आप काउंट कर लेते हैं कि पर यूनिट उस एरिया में कितने आरबीसीज या डब्ल्यूबीसीज हैं। ओके, जब आरबीसी के बारे में पहला पॉइंट हो गया, रेड ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं जी इनको, है ना। सेल्स वर्ड हम नहीं यूज करते क्योंकि टिपिकल सेल वाले बहुत सारे फीचर्स होते ही नहीं है। मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन द बॉडी, यहां पे हमने सेल वर्ड यूज कर लिया, हालांकि कॉर्पसल वर्ड बेटर है। 5 मिलियन टू 5.5 मिलियंस ऑफ आरबीसीज पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, ये आप वैल्यू याद रख सकते हैं, है ना। ये एक हेल्दी एडल्ट इंडिविजुअल का काउंट है आरबीसीज का। आरबीसीज लगातार बन रहे हैं आपके बोन मैरो में और लगातार मर भी रहे हैं। आरबीसीज बोन मैरो में हेमोपोएटिक स्टेम सेल होता है जिससे बनते हैं, हेमोसाइटोब्लास्ट कह देते हैं उसे। राजा बेटा, बोन मैरो में हेमोसाइटोब्लास्ट, इसके बाद प्रो इरिथ्रोब्लास्ट बनता है, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, देन रेटिक्यूलोसाइट एंड देन इरिथ्रोसाइट, है ना। तो ये बहुत सारी स्टेजेस हैं, वो आपको नहीं पढ़नी है। एक ये नाम याद रख लीजिएगा, अपनी नोट्स कॉपी में नोट कर लीजिए, रेटिक्यूलोसाइट।
रेटिक्यूलोसाइट, राइट। इसके बाद बनता है इराइथ्रोसाइट। बीच में काफी सारी स्टेजेस हैं यहां पे ना। जब हेमोसाइटोब्लास्ट जो बोन मैरो में है, इससे क्या बना था? प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, रेटिक्यूलोसाइट, इरिथ्रोसाइट। आरबीसीज बनने की इस प्रक्रिया में बहुत सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं, राइट जी। आयरन चाहिए होता है यहाँ पे, कॉपर चाहिए, जिंक चाहिए, विटामिन B12 चाहिए। इन चीजों की कमी होने से आरबीसी की मैच्योरेशन पे और उनके बनने की इस प्रक्रिया पे असर पड़ता है। जब आरबीसी का काउंट कम होता है ना शरीर में, तो उसे क्या कहते हैं टेक्निकली? आपने सुना होगा, हम कहते हैं ना भाई ये पर्सन तो एनीमिक है, इसको तो एनीमिया हो गया, खून की कमी है, सादी भाषा में ऐसे कह देते हैं। तो खून की कमी का मतलब होता है कि आरबीसी काउंट कम है। भाई आरबीसी कम है तो हीमोग्लोबिन कम है, तो शरीर पीला पीला नजर आएगा, है ना, पीलापन हो जाएगा, थकावट रहेगी पेशेंट में हर समय। सो वी कॉल इट एनीमिया, खून की कमी। एनीमिया कई तरह का होता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, राइट। देयर कैन बी थैलेसीमिया, देयर कैन बी परनीशियस एनीमिया, विटामिन B12 की कमी से। ये सब चीजें हम आगे आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे कि भाई एनीमिया के कितने अलग अलग प्रकार होते हैं। तो याद रखना, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बड़ा ही कॉमन है कि आयरन की कमी अगर होगी प्रेगनेंसी के टाइम पे भी फीमेल्स को हो सकता है। तो इसीलिए डॉक्टर्स जो है इस तरह का फूड सजेस्ट करते हैं जिसमें कि पर्याप्त मात्रा में आयरन मिले। समझ गए अब आप बात? एनीमिया क्या होता है? जब आरबीसी का काउंट कम हो जाता है। आरबीसी कम हुआ तो हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा। क्या क्या चीजें बनने के लिए चाहिए थी यहाँ पे मैंने आपको बताई। विटामिन B12 भी जरूरी है आरबीसी बनने के लिए, आयरन जरूरी है, जिंक जरूरी है, कॉपर जरूरी है। इतनी सारी चीजें हैं जो चाहिए होती हैं, ठीक है, याद रखेंगे ना आप ये। ना आरबीसी का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है भाई 120 दिन, 120 डेज एक पर्टिकुलर आरबीसी का, है ना। उसके बाद वो मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। आरबीसी सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में कहां डिस्ट्रॉय होते हैं? स्प्लीन में। सो स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा सकता है। अब आप सोचोगे स्प्लीन क्या है? स्प्लीन जो है ये एक बहुत बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गन है हमारी बॉडी का, राइट। आगे जब हम लिम्फेटिक सिस्टम डिटेल में पढ़ेंगे ना, इम्यून सिस्टम, तो वहां पे स्प्लीन के बारे में और डिटेल में बताऊंगा। सो यहाँ पे स्प्लीन का स्ट्रक्चर भी आपको दिखाया गया है। स्प्लीन में रेड पल्प, व्हाइट पल्प होता है, ये ट्रबैक्यूले हैं, किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर है। स्प्लीन को बॉडी का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। मैं ये बात भी लिख दूं भाई, ये सवाल भी पूछ लेते हैं कई बार, विच इज द ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। So blood bank of the body is spleen. It stores blood. अगर स्प्लीन किसी इंजरी के कारण रप्चर कर जाए या फट जाए तो भी डेथ हो जाती है इंसान की। एकदम से इंटरनल ब्लीडिंग होने लगेगी और ब्लड प्रेशर ड्रास्टिकली डाउन हो जाएगा। तो स्प्लीन के बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, यहाँ पे आरबीसीज मरते हैं। आरबीसीज के मरने की इस प्रोसेस को कहा जाता है, नोट कर लीजिए, इराइथ्रोक्लासिया। आरबीसी बनने की प्रोसेस क्या थी? इराइथ्रोपोएसिस। सो द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज इज कॉल्ड इराइथ्रोक्लासिया। सादी भाषा में याद रखना, जहां जहां आरबीसी बनते हैं वहां वहां मरते भी हैं। इराइथ्रोक्लासिया बोन मैरो में भी होता है, इराइथ्रोक्लासिया लिवर में भी होता है, इराइथ्रोक्लासिया सबसे ज्यादा स्प्लीन में है, इसलिए स्प्लीन को हमने कहा ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का लाइफ स्पैन भी याद रखेंगे 120 दिन। ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, आरबीसी का शेप देखिए, आपको एक ये एंगल दिखाया गया है टॉप व्यू, एक आपको क्रॉस सेक्शन दिखाया गया, ऐसे लग रहा है ना, साइड व्यू से देखेंगे तो जैसा डोनट होता है या सांबर वड़ा जैसा भी आप कह सकते हैं, है ना। सो आरबीसीज दे आर बायकॉन्केव इन शेप। बायकॉन्केव शेप होने का फायदा क्या है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है गैस एक्सचेंज के लिए। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का एक्सचेंज तो होना ही है भाई यहाँ पे। सो बायकॉन्केव शेप का फायदा है, ये पूछ लेते हैं कई बार क्वेश्चन, इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया। किस बात के लिए? सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज। याद रखेंगे सभी बच्चे। देन
मेमेलियन आरबीसीज आर इन्यूक्लिएटेड यानी विदाउट न्यूक्लियस। मैच्योर वाले जो आरबीसीज हैं, अभी इससे पीछे मैंने वो पूरी प्रोसेस बताई थी ना, बोन मैरो में हेमोसाइटोब्लास्ट, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, ऐसा करते करते रेटिकुलोसाइट, रेटिकुलोसाइट स्टेज में आकर के न्यूक्लियस जो है वो एक्सपेल हो जाता है। इससे पहले जो इमेच्योर आरबीसीज हैं दे हैव न्यूक्लियस, राइट। तो मैच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं है, हमने इन्यूक्लिएटेड वर्ड यूज करा है और ये मैमल्स का खास फीचर है। अच्छा ये भी याद रखना, पूरी एनिमल किंगडम में मैमल्स हैव स्मॉलेस्ट आरबीसीज। एनिमल किंगडम पढ़ाते समय बताया भी था, इन द एंटायर एनिमल किंगडम मैमल्स हैव स्मॉलेस्ट आरबीसीज। और अगर मैमल्स में आपस में कंपेयर करें, मस्क डियर जो मैमल है, कस्तूरी हिरन, मस्क डियर हैज स्मॉलेस्ट आरबीसीज एंड एलिफेंट हैज लार्जेस्ट आरबीसीज। मैमल्स में आपस में कंपेयर करें तो पूरी एनिमल किंगडम में सबसे बड़े आरबीसीज एम्फीबियंस के होते हैं। एम्फियूमा एंड प्रोटियस सैलेमेंडर्स आपको मैंने बताए थे, दे हैव द लार्जेस्ट आरबीसीज। रिचेस्ट ब्लड किन एनिमल्स का है पूरी एनिमल किंगडम में? बर्ड्स का। बर्ड्स हैव रिचेस्ट ब्लड। रिचेस्ट ब्लड का मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ आरबीसीज पर यूनिट ब्लड, दे हैव रिचेस्ट ब्लड। कौन? बर्ड्स, क्लास एप्स। आरबीसी के लिए कॉर्पसल वर्ड यूज करा बिकॉज ऑर्गेनल्स नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया ना होने का फायदा एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, बाकी ढेर सारी ऑर्गेनल्स भी नहीं है जिसके कारण बहुत ज्यादा खाली जगह है टू कैरी मोर एंड मोर हीमोग्लोबिन। आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन के पास आयरन होता है, 2 अल्फा चेन्स हैं, 2 बीटा चेन्स हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है। आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, ये बात हम जानते हैं। इट कैरीज रेस्पिरेटरी गैसेस। जब रेस्पिरेटरी गैसेस कहा यानी ऑक्सीजन भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ता है हीमोग्लोबिन तो क्या कहते हैं? इज इट कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन? नो, वो तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ था। इट इज कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन, राजा बेटा याद रखिएगा, जब हमने कहा हीमोग्लोबिन कैरीज रेस्पिरेटरी गैसेस, इसका मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन भी कैरी करता है, और इसका मतलब है कि हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन पार्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरी करता है। ये होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, शॉर्ट में ऑक्सी एच भी लिख दिया मैंने। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होता है कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। और जब हम हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, विच इज हाईली पॉइजनस गैस, इट इज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो कंफ्यूज नहीं होना कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एंड कार्बामीनो हीमोग्लोबिन में। आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। नॉर्मल लेवल 12 से 16 ग्राम होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड। हीमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मल रहे इसके लिए जरूरी है कि भाई आयरन रिच डाइट जो है इंसान को लेनी चाहिए। और कमी हो जाए हीमोग्लोबिन की, जो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि भाई खून की कमी, एनीमिया। एनीमिया कैन बी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। विटामिन B12 जो है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से जो एनीमिया होता है दैट इज कॉल्ड पर्नीशियस एनीमिया। What is pernicious anemia? It is because of deficiency of vitamin B12। याद रहेगा? अच्छा, आपको याद होगा जब मैंने स्टमक पढ़ाया था तो एक बात बताई थी कि स्टमक के अंदर जो सेल्स हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के, जिन्हें पैराइटल सेल्स भी कहते हैं, दे प्रोड्यूस अ ग्लाइकोप्रोटीन। याद है उस ग्लाइकोप्रोटीन का नाम? कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। वहां मैंने बताया था दैट कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इन द इलियम रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यदि किसी कारण से किसी पेशेंट का स्टमक निकालना पड़े, गैस्ट्रेक्टोमी करनी पड़े, तो भाई विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा इलियम में, क्योंकि स्टमक से आने वाला एक फैक्टर ही तो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में मदद कर रहा था। सो गैस्ट्रेक्टोमी के बाद पर्नीशियस एनीमिया हो जाएगा, तो ऐसे पेशेंट को पूरी उम्र भर विटामिन B12 के इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे। क्लियर है जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इरिथ्रोसाइट के अंदर देखो, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, कितना सारा हीमोग्लोबिन है,
270 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन, राइट। ये बस आपको एक आइडिया देने के लिए बताया गया कि एक सिंगल आरबीसी में इतना हीमोग्लोबिन है और आरबीसीज लगातार बन रहे हैं, लगातार टूट रहे हैं। बनने की प्रोसेस को इराइथ्रोपोएसिस और डिस्ट्रक्ट होने की प्रोसेस को इराइथ्रोक्लासिया, which is the graveyard for RBCs, which is the graveyard for RBCs. Yes, you got it right. Spleen. Now, अब एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, इतना रंग बिरंगे से हमने आपको कलर्स क्यों दिखाए हैं। हर जानवर में ब्लड का कलर रेड नहीं होता। हीमोग्लोबिन जो है दैट इज इन वर्टिब्रेट्स, दैट इज इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स। ये रहा वर्टिब्रेट्स जो है, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, फिशेस, इनमें खून का रंग लाल है। हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन इज रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। कई जानवर ऐसे जिनमें ब्लू ब्लड भी होता है, आपने सुना होगा ब्लू ब्लड के बारे में, जैसे कि ऑक्टोपस के केस में है, क्रस्टेशियंस में है, यहाँ पे हेमोसाइनिन होती है। तो हर जगह हेमोग्लोबिन हो ये जरूरी नहीं होता। मैंने आपको एनिमल किंगडम पढ़ाते समय भी बताया था, हेमोसाइनिन इज ब्लू कलर्ड कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन क्रस्टेशियंस, आर्थ्रोपोडा में आते हैं क्रस्टेशियंस, और इवन इन केस ऑफ सेफेलोपॉड्स जो मॉलस्क्स में आते हैं। ऐसे स्किंक होती है एक लिजर्ड रेप्टाइल, इसमें ग्रीन कलर का ब्लड है ना। इंसेक्ट्स के केस में हीमोलिम्फ जो होता है येलोइश सा होता है। ऐसा ही ब्रैकियोपॉड्स में ये पर्पल कलर है। सो दैट मींस पूरी एनिमल किंगडम में वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, ब्लड का कलर अलग अलग हो सकता है। वो इस आधार पे है कि भाई उनमें जो पिगमेंट है हीमोग्लोबिन है या फिर हेमोसाइनिन है, देयर इज क्लोरोक्रुअरिन, देयर इज इराइथ्रोक्रुअरिन, कई तरह की पिगमेंट्स होती हैं, राइट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इरिथ्रोसाइट्स की कहानी हुई पूरी। कितनी सारी इंटरेस्टिंग बातें मैंने आरबीसीज के बारे में बताई। अब हम आ जाते हैं ल्यूकोसाइट्स के बारे में। ल्यूकोसाइट्स का दूसरा नाम क्या है राजा बेटा? ल्यूकोसाइट्स को कहते हैं WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स। WBC बनने की प्रोसेस है ल्यूकोपोएसिस, ये भी वही बनते हैं बोन मैरो में, है ना। चलो ल्यूकोसाइट्स के बारे में और जानते हैं। ल्यूको मतलब कलरलेस सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। हेमोग्लोबिन नहीं होता इनमें, ये कम है। अगर हम आरबीसी और WBC कंपेयर करें तो भाई आरबीसी तो बहुत ज्यादा, वो तो मिलियंस में थे। ये है 6000 to 8000 सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। आपने कई बार सुना होगा कि भाई कोई इंसान बीमार है, डॉक्टर के पास गए तो वो कहते हैं कि भाई ब्लड टेस्ट कराइए, कंप्लीट ब्लड काउंट कराइए, है ना, जिसमें इरिथ्रोसाइट्स, देन हिमेटोक्रिट वैल्यू भी होता है। हिमेटोक्रिट वैल्यू होता है परसेंटेज ऑफ ब्लड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आरबीसी, की ब्लड का कितने प्रतिशत आरबीसीज हैं। तो हमने देखा था 40 से 45% आरबीसीज होते हैं, उसे हिमेटोक्रिट वैल्यू कहा जाता है। ऐसे ही WBC के लिए जब आप किसी की ब्लड रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें मोनोसाइट्स कितने हैं, लिम्फोसाइट्स कितने हैं, देन न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये सब कंप्लीट ब्लड काउंट में आते हैं। तो ये ब्लड टेस्ट कराने का फायदा क्या होता है? अगर इन सेल्स का लेवल बढ़ा हुआ होता है या कम होता है तो हमें पता चल जाता है कि भाई कहां क्या समस्या है, शरीर में कोई इन्फेक्शन है। ल्यूकोसाइट्स का काउंट बढ़ जाए तो हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, इंक्रीज हो गया, है ना। ऐसे ही ल्यूकोपीनिया, अगर काउंट कम हो जाए, डिक्रीज होने पे ल्यूकोपीनिया और इंक्रीज होने पे ल्यूकोसाइटोसिस। ये एरो मैंने उस हिसाब से दिखा दिए हैं, ठीक है जी। चलो ल्यूकोसाइट्स के बारे में आगे जानते हैं। ल्यूकोसाइट्स के बारे में नेक्स्ट देखते हैं। ल्यूकोसाइट्स जो है वो शॉर्ट लिव्ड सेल्स हैं। आरबीसी का लाइफ स्पैन तो 120 दिन बता दिया। WBC का सबका लाइफ स्पैन अलग अलग है। न्यूट्रोफिल्स का अलग है, इओसिनोफिल्स का अलग है, बेसोफिल्स का अलग है, तो सबका अलग अलग होता है। दे प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बेसिकली हमारे शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म जो है उसमें ये सेल्स काम आते हैं। न्यूट्रोफिल्स फेगोसाइटिक है, कोई बैक्टीरिया जाएगा इसे खा जाएंगे। इओसिनोफिल्स को एसिडोफिल्स भी कहते हैं। इनकी स्टेनिंग प्रॉपर्टी के आधार पे इनको जो है हम आगे क्लासिफाई कर देते हैं। तो वो हिस्टामीन भी रिलीज करते हैं, बेसोफिल्स हिस्टामीन रिलीज करते हैं, राइट। ऐसे ही जो मोनोसाइट्स हैं, अभी पढ़ेंगे उनके बारे में, वो भी फेगोसाइटिक सेल्स हैं, पैथोजन को खा जाएंगे। सो बेसिकली शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म के सेल्स हैं। और जो लिम्फोसाइट्स हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ये इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं। याद कीजिए मैंने जब आपको ग्लोब्युलिन्स बताए थे पिछले सेशन में, अल्फा ग्लोब्युलिन, बीटा ग्लोब्युलिन, गामा ग्लोब्युलिन बताए थे ना।
गामा ग्लोबुलिन्स आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एंटीबॉडीज, उनको लिम्फोसाइट्स बनाते हैं जो कि एक तरह के ल्यूकोसाइट्स होते हैं। अभी देखेंगे हम इनके बारे में। सो ल्यूकोसाइट्स में यानी WBCs में न्यूक्लियस होता है और वो रफली स्फेरिकल है। न्यूक्लियस की शेप अलग अलग तरह की है, देखो कितनी इंटरेस्टिंग सी शेप लग रही है ना, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस, कहीं पे हम देखेंगे किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, एस शेप्ड न्यूक्लियस, डंबल शेप्ड न्यूक्लियस, हॉर्स शू शेप्ड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की वैरायटी होने के कारण ना पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोसाइट्स भी कह देते हैं कि न्यूक्लियस की मॉर्फोलॉजी बड़ी वैरायटी की है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोसाइट्स। याद रखेंगे ये वर्ड, मैं लिख रहा हूं यहां पे पॉली मॉर्फो न्यूक्लियोसाइट्स, ठीक है। नाउ ल्यूकोसाइट्स को अभी हम आगे जो है क्लासिफाई करेंगे कि इनके साइटोप्लाज्म में एंजाइम रिच ग्रेन्यूल्स हैं या नहीं है, उसके आधार पे, ठीक है। अच्छा याद रखना आरबीसी में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं, ये न्यूक्लियस वाली बात हम किसके लिए कर रहे हैं, ये ल्यूकोसाइट्स के लिए कर रहे हैं। इरिथ्रोसाइट मैच्योर में तो न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, चलिए कंफ्यूज मत होना। नाउ ल्यूकोसाइट्स को दो ब्रॉड कैटेगरीज में बांट लीजिए, वन इज ग्रेन्यूलोसाइट्स एंड अदर इज ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। ग्रेन्यूल्स दे आर एक्चुअली दी एंजाइम रिच लाइसोसोम्स, सेल के अंदर लाइसोसोम्स होते हैं ना एंजाइम वाले। सो ग्रेन्यूलोसाइट्स जो हैं दे हैव एंजाइम रिच स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स। A granulocytes do not have enzyme rich specific granules. ग्रेन्यूलोसाइट्स का नंबर ज्यादा है, 65 to 68% तक हो सकते हैं, और जो ए ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं ये लगभग 32% के करीब होते हैं, ठीक है, 32 to 35% के करीब। नाउ ग्रेन्यूलोसाइट्स में आप देखिए क्या लिखा है, नॉन स्फेरिकल न्यूक्लियाई विद लोब्स। ग्रेन्यूलोसाइट के न्यूक्लियस में लोब्स हैं। अभी हम जानेंगे कि ग्रेन्यूलोसाइट्स कौन कौन से हैं। ग्रेन्यूलोसाइट्स तीन तरह के हैं, देखिए गौर से, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। उल्टा भी याद रख सकते हो, NEB, नेब, NEB, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। और जो ए ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं वो दो तरह के होते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। चलो पहले यहां पे जिक्र किया गया है इओसिनोफिल्स का। इओसिन एक डाई होती है, एक स्टेन होती है, जब आप ब्लड की स्लाइड बनाते हैं तो इओसिन स्टेन यूज करके बना सकते हैं। इओसिनोफिल्स काफी कम है, आपने देखा 2 से 3% के करीब है। इओसिनोफिल्स जो है दे आर एसिड लविंग, एसिड से इन्हें प्यार है, एसिडिक डाई के साथ स्टेन होते हैं, इसलिए इओसिनोफिल्स का ही दूसरा नाम क्या बोला मैंने, एसिडोफिल्स। अपीयर रेड इन कलर, आप देख सकते हैं इओसिनोफिल स्टेन करे हुए आपको स्लाइड में दिखाए भी गए हैं। नाउ eosinophils they have a role in stopping allergic reaction। आपको एक अमीनो एसिड याद है, हिस्टिडीन याद है, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा था। तो हिस्टिडीन की डीकार्बोक्सिलेशन से हिस्टामीन बनता है। हिस्टामीन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शंस। अब आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि एलर्जी क्या है। भाई एलर्जी शरीर की एक हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है किसी पर्टिकुलर एजेंट के लिए। पॉलन ग्रेन से हो सकता है किसी को एलर्जी, किसी भी चीज से हो सकती है। सरप्राइजिंगली there are people in the world जिनको इवन पानी से भी एलर्जी हो सकती है। So every time they have to drink water, they have to take anti-allergic tablet, they have to swallow that tablet with their own saliva, right? एलर्जी के बारे में आप और पढ़ेंगे आगे आने वाले सेशंस में, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसोफिल्स, बेसोफिल्स का नंबर काफी कम होता है। बेसोफिल्स का जो न्यूक्लियस है वो एस शेप्ड होता है। बेसोफिल्स के बारे में लिखा है जी 0.5 to 0.1। बेसो वर्ड क्यों लगाया है, ये बेसिक डाइज के साथ स्टेन हो जाते हैं। बेस लविंग लिखा है ना, बेसोफिल्स आर बेस लविंग, दे अपीयर ब्लू इन कलर। जब आप स्टेन करके माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड देखेंगे तो बेसोफिल्स आपको ब्लूइश नजर आएंगे। बेसोफिल्स आर लीस्ट अबंडेंट, सबसे कम है। न्यूट्रोफिल्स जो है वो सबसे ज्यादा है। अगर इनमें से पूछा जाए विच आर मोस्ट अबंडेंट आर न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स स्मॉलेस्ट भी है, ये भी ध्यान रखना। न्यूट्रोफिल्स जो है उनको न्यूट्रो क्यों कहा है, बिकॉज वो एसिडिक और बेसिक दोनों डाइज के साथ स्टेन हो जाते हैं, इसलिए उन्हें न्यूट्रोफिल्स कहा है। बेसोफिल्स के बारे में एक बात और बता रहा हूं। बेसोफिल्स सिक्रीट करते हैं हिस्टामीन, बेसोफिल्स हेपेरिन जो कि एक एंटीकोएगुलेंट है, सीरोटोनिन जो कि एक वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। इंपॉर्टेंट है तीनों, याद रखना। बेसोफिल्स हिस्टामीन बना रहे हैं। हिस्टामीन जो होता है बेटा, हिस्टामीन इज अ
वेसोडाइलेटर। वेसोडाइलेटर का मतलब है ब्लड वेसल को डायलेट करता है। मान लो ये एक ब्लड वेसल है, ये इसका डायमीटर था, हिस्टामिन रिलीज होने पे वेसल डायलेट कर जाएगी, ये फूल जाएगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ वेसोडाइलेटर, दैट इज हिस्टामिन। सीरोटोनिन जो लिखा है ना मैंने यहाँ पे, ये इसका उल्टा काम करता है। सीरोटोनिन इज वेसोकंस्ट्रिक्टर, ब्लड वेसल का डायामीटर कम कर देगा, उसे कंस्ट्रिक्ट कर देगा। और हेपेरिन तो आपको पता ही है जी, हेपेरिन मैंने पहले भी बताया था एंटीकोएगुलेंट है, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा। नेचुरल एंटीकोएगुलेंट्स में बताया था ना हेपेरिन। एक हेपेरिन के नाम से ही मिलता जुलता नाम बताया था मैंने, हीरोडिन, विच इज प्रेजेंट इन द सलाइवा ऑफ लीच। हीरोडिन, ऐसे फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के सलाइवा में एनोफेलिन बताया था। नाउ हिस्टामिन मीडिएट्स इन्फ्लेमेशन, जब शरीर में इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन के क्या साइंस हैं? मान लो जैसे चोट लग गई कहीं, यहाँ पे मेरे जोर से चोट लगी, थोड़ी देर बाद क्या होगा, यहाँ पे रेडनेस हो जाएगी, लाल हो जाएगा, इतना एरिया वार्म भी हो जाएगा, राइट, पेन होगा, यहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी। तो ये सारे लक्षण इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन के 4 मेन साइंस हैं जो अभी मैं आपको आगे बताता हूं, राइट। यही सवाल है जी, व्हाट इज इन्फ्लेमेशन? नाउ सी, दिख रहा है आपको ये चित्र में? कई बार ऐसा तो मान लो मच्छर ने काट लिया है ना, हम उसको वहां पे खुजली होती है, हम इरिटेशन हमें होने लगती है, हम उसको ऐसे ऐसे से खुजली करते हैं, थोड़ी देर बाद रेडनेस हो जाती है, राइट, स्वेलिंग भी हो सकती है वहां पे। सो यही इन्फ्लेमेशन के साइंस हैं, स्वेलिंग, रेडनेस, हीट एंड पेन। लोकल वार्मथ हो जाएगी, गर्म हो जाएगा वो एरिया। इन्फ्लेमेशन के कई कारण हो सकते हैं, मैकेनिकल इंजरी हुई है, मान लो एसिड गिर गया हाथ में तो केमिकल इंजरी हो सकती है, और जल गया हाथ कहीं, है ना, हीट के कारण। सो देयर कैन बी डिफरेंट रीजंस फॉर इन्फ्लेमेशन। नाउ यहीं पे आपको इन्फ्लेमेशन फिर से दिखाया है। मान लो ये चोट लगी है, हार्मफुल थिंग्स एंटर द बॉडी, ये चुभ गया आपको कोई भी, राइट, कोई चीज, और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि भाई वहां का एरिया हल्का गर्म है, रेडनेस है, आपको दर्द हो रही है, वहां पे स्वेलिंग हो रही है। तो शरीर का ये एक मैकेनिज्म है टू फाइट, कि भाई शरीर के साथ कोई भी हार्मफुल चीज वहां एंटर करी है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करा है, द बॉडी रिएक्ट्स टू इट। सो देयर इज रिलीज ऑफ हिस्टामिन इन दैट एरिया दैट कॉजेज वेसोडाइलेशन। ब्लड वेसल डायलेट हो जाएंगी, ब्लड वेसल की वॉल से निकल के जो है डब्ल्यूबीसीज बाहर आ जाएंगे। डब्ल्यूबीसीज जो है उनकी एक खास प्रॉपर्टी होती है विच इज कॉल्ड डायापिडेसिस। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकते हैं आपसे, व्हाट इज डायापिडेसिस? डायापिडेसिस नोट कर लीजिए प्लीज साथ साथ, इट इज स्क्वीजिंग आउट ऑफ WBCs, मेनली न्यूट्रोफिल्स, वो सबसे छोटे हैं, फ्रॉम ब्लड वेसल, फ्रॉम द कैपिलरी वॉल, बाहर आ जाते हैं और अंदर भी चले जाते हैं वापस। ठीक है जी। सो डायपिडेसिस होता है ताकि वो एरिया तक वो जो WBCs पहुंच जाए। व्हाई आर WBCs कैपेबल ऑफ डूइंग दिस? बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ एमीबॉइड मूवमेंट, अमीबा की तरह अपनी शेप बदल लेते हैं। आरबीसीज डायपिडेसिस शो नहीं करते, हालांकि आरबीसीज छोटे होते हैं WBC से, बिकॉज आरबीसीज आर नॉट कैपेबल ऑफ एमीबॉइड मूवमेंट्स, इसलिए वो डायपिडेसिस शो नहीं करते हैं। चल, कुछ बात मैं आपको आर्टिफिशियल एंटीकोएगुलेंट के बारे में बताना चाहता हूं। मैंने आपको पिछले सेशंस में भी जिक्र किया था। आर्टिफिशियल एंटीकोएगुलेंट्स आर द मटेरियल्स यूज्ड टू मिमिक क्लॉटिंग फैक्टर्स, है ना। ब्लड जो है, जब आप ब्लड बैंक्स में भी हम रखते हैं तो हमें एंटीकोएगुलेंट जो है वहां पे मिलाने पड़ते हैं, वरना ब्लड क्लॉट कर जाएगा, राइट। इसमें बहुत सारे तरह के एंटीकोएगुलेंट्स हैं आर्टिफिशियली, जैसे मैंने आपको बताया था, एक नाम आपको याद होगा, सोडियम ऑक्सलेट, याद है जी, सोडियम ऑक्सलेट, सोडियम सिट्रेट, ये कैल्शियम आयंस को प्रेसिपिटेट कर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास EDTA, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड भी है, विच इज ऑल्सो एन आर्टिफिशियल एंटीकोएगुलेंट। ब्लड को बहुत ही लो टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूट्रोफिल्स, और न्यूट्रोफिल्स इन तीनों में से सबसे ज्यादा हैं। पहले भी मैंने बताया, स्मॉलेस्ट भी यही है। न्यूट्रोफिल्स को ना माइक्रो पुलिसमैन ऑफ द ब्लड भी कहते हैं। दे आर न्यूट्रल, they can stain with acidic as well as basic dyes. याद रखना, these are also called micro policeman of blood. ऐसा क्यों कहते हैं? Because ये भी फेगोसाइटिक हैं, ये पैथोजन को
खा जाते हैं। दीज आर फेगोसाइटिक माइक्रोपोलिसमैन। कौन? न्यूट्रोफिल्स। स्टेन विद एसिडिक एज वेल एज बेसिक डाइज, दे आर मोस्ट अबंडेंट। ध्यान रखना सबसे ज्यादा। न्यूक्लियस इनका मल्टी लोब्ड है, ये पॉइंट भी याद रखना है, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। चलो आगे बढ़े न्यूट्रोफिल्स के बारे में। देखिए जी, ये दिखाया ना, न्यूट्रोफिल ने ये पकड़ के इस पैथोजन को, बैक्टीरिया को खा लिया है और वो बाकियों को कह रहे हैं कि भाई भागो यहां से, न्यूट्रोफिल आ गए, वो हमें खा जाएंगे। दे आर फेगोसाइटिक। लिखा है ना फेगोसाइटिक। फेगोसाइटिक का मतलब होता है दूसरे को खा जाना, एनगल्फ करना। दे एनगल्फ द फॉरेन ऑर्गेनिजम्स। A neutrophil can engulf many bacteria before the neutrophil itself dies. राइट इधर देखिए दिखाया गया, छोटे छोटे काले पार्टिकल्स दिख रहे हैं ना, उसके पीछे एक बड़ा सा सेल भाग रहा है उसे खाने के लिए, अपनी शेप भी बदल रहा है। सो यही दिखाया गया कि किस प्रकार से ये फेगोसाइटोसिस कर जाते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे ब्लड में पहुंच जाते हैं उनका, ये फेगोसाइटिक सेल्स। तीनों का एक कंपैरिजन देख लेते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स का। ठीक है जी। न्यूट्रोफिल्स दे कैन टेक अप रेड एंड ब्लू स्टेन्स इक्वली। मैंने कहा था ना, दे स्टेन विद एसिडिक एज वेल एज बेसिक डाइज, तो हमने कह दिया न्यूट्रोफिल्स। बेसोफिल्स को बेसोफिल इसलिए कहा क्योंकि ये बेसिक डाई के साथ स्टेन होते हैं। इओसिनोफिल्स का ही दूसरा नाम है एसिडोफिल्स, दे स्टेन विद एसिडिक डाइज। ठीक है जी। कलर की बात करें, न्यूट्रोफिल्स अपीयर पर्पल इन कलर, बेसोफिल्स ब्लू एंड इओसिनोफिल्स रेड। फंक्शन की बात करें, न्यूट्रोफिल्स फेगोसाइटोसिस शो करते हैं, अभी बताया मैंने। बेसोफिल्स हिस्टामीन रिलीज कर रहे हैं तो इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व है। इओसिनोफिल्स एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व है, स्टॉप द एलर्जी। ये ब्रॉडली डिफरेंसेस हैं इनमें। न्यूट्रोफिल सबसे छोटे हैं और सबसे बड़े अभी हम देखेंगे मोनोसाइट्स होते हैं। ये तो हमने ग्रेन्यूलोसाइट्स पढ़े, 3 तरह के जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, वो ग्रेन्यूल्स एक्चुअल में लाइसोसोम्स होते हैं। अब हम आ जाते हैं जी ए ग्रेन्यूलोसाइट्स पे, जो कि 2 तरह के हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ठीक है, मोनोसाइट्स 6 to 8% के करीब है, लिम्फोसाइट्स जो है 20 to 45% के करीब है। लिम्फोसाइट फर्दर 2 तरह के होते हैं भाई, बी लिम्फोसाइट्स हैं एंड टी लिम्फोसाइट्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स। ठीक है, दिख रहा है आपको बी एंड टी। यहां पे बी रेफर कर रहा है ह्यूमंस के केस में बोन मैरो को, टी रेफर कर रहा है थाइमस ग्लैंड को। थाइमस ग्लैंड हार्ट के पास होती है, राइट। ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं थाइमस ग्लैंड को। हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जब पढ़ेंगे ना थाइमस के बारे में। नाउ बी लिम्फोसाइट में जो बी है ना, ह्यूमंस में तो बोन मैरो को रेफर करता है। एक्चुअल में ये डिस्कवर किए गए थे बर्ड्स में, यंग बर्ड्स के क्लोएका रीजन में बर्सा ऑफ फेब्रिशियस नाम का एक लिम्फेटिक ग्लैंड होता है। लेट मी राइट हियर, बी लिम्फोसाइट्स वर डिस्कवर्ड इन बर्सा ऑफ फेब्रिशियस एंड बर्सा ऑफ फेब्रिकाई कहते हैं। ये क्या है? इट इज अ लिम्फेटिक ग्लैंड। क्या है जी? इट इज अ लिम्फेटिक ग्लैंड इन क्लोएका ऑफ यंग बर्ड्स। क्लोएका क्या है? एक कॉमन ओपनिंग होती है बर्ड्स में जिसके थ्रू वो एक्सक्रीटा पास आउट करते हैं, यूरिन पास आउट करते हैं, रिप्रोडक्टिव एलिमेंट्स भी पास आउट करते हैं, दैट इज क्लोएका। ठीक है जी। सो यंग बर्ड्स के क्लोएका में सबसे पहले बी लिम्फोसाइट्स जो है वो बर्सा ऑफ फेब्रिकाई में डिस्कवर किए गए थे, तो उनका नाम बी रख दिया गया। अब ह्यूमंस में ऐसा कोई बर्सा ऑफ फेब्रिकाई नहीं होता। ह्यूमंस में द बी रेफर्स टू बोन मैरो एंड टी रेफर्स टू थाइमस ग्लैंड। चलो जी देखते हैं आगे, इधर देखिए, टी लिम्फोसाइट, दीज मैच्योर इनसाइड थाइमस ग्लैंड, सो द टी इज रेफरिंग टू थाइमस, हार्ट के पास होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है थाइमस ग्लैंड छोटी होती जाती है। ठीक है, दे रिकॉग्नाइज द इन्फेक्टेड सेल्स। टी लिम्फोसाइट्स का रोल है कि वो एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। जब आप बी कहते हैं, दे मैच्योर इनसाइड बोन मैरो। अच्छा, बनते तो ये दोनों ही बोन मैरो में, बी वाले भी बोन मैरो में बनेंगे और टी वाले भी बोन मैरो में बनेंगे। मैच्योर होने के लिए टी लिम्फोसाइट बोन मैरो से निकल के थाइमस तक चले जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। दे रिलीज एंटीबॉडीज। बी लिम्फोसाइट्स जो है दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। बी लिम्फोसाइट्स को एंटीबॉडी फैक्ट्रीज भी कहा जाता है, ध्यान रखना, दे आर कॉल्ड एंटीबॉडी फैक्ट्रीज। इनको
प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट्स या प्लाज्मेटोसाइट्स भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मेटोसाइट्स। एक और नाम भी है, नोट कर लीजिएगा, दे आर ऑल्सो कॉल्ड कार्टवील सेल्स बिकॉज देयर न्यूक्लियस रिजेंबल्स कार्टवील। बैलगाड़ी होती है ना, उसके पहिए जैसा न्यूक्लियस लगता है, सो दे कॉल्ड कार्टवील सेल्स। करते क्या है, ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि शरीर में जो गामा ग्लोबुलिन्स हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, एंटीबॉडीज हैं, उन्हें कौन बना रहा है? प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट्स या सिंपली बी लिम्फोसाइट्स, कार्टवील सेल्स, एंटीबॉडी फैक्ट्रीज। दिख रही है ये एंटीबॉडीज, ये रही एंटीबॉडीज, राइट? वाई शेप स्ट्रक्चर है। एंटीबॉडी कई तरह की होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आईजीजी बता देता हूं आपको रफली, एंटीबॉडीज के टाइप्स आईजीजी, आईजीए, आईजीडी, आईजीई, आईजीएम। यहां पे आईजी किसको रेफर कर रहा है? आईजी इज रेफरिंग टू इम्यूनोग्लोब्यूलिन। एंटीबॉडी का दूसरा नाम इम्यूनोग्लोबुलिन, ये गामा ग्लोबुलिन है ना। और जो इसके आगे GADEM है, दैट G स्टैंड्स फॉर गामा। कौन सी चेन है उसमें? गामा, अल्फा, डेल्टा, एप्सिलॉन, म्यू, ये उसको रेफर कर रहा है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये रही एंटीबॉडी, वाई शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है। दो हैवी चेन्स, दो लाइट चेन्स होती हैं इनमें। नाउ एंटीजन क्या होता है? एक तो हमने एंटीबॉडी पर लिया था, एंटीजन से क्या मतलब है? एंटीजन क्या है? मान लीजिए कोई पैथोजन हमारे शरीर पे गया, शरीर के अंदर गया, एंटीजन मींस एंटीबॉडी जेनरेटिंग सब्सटेंस। एंटीजन को अगर हम एक्सपेंड करें वर्ड को, एंटीबॉडी जेनरेटिंग सब्सटेंस। सो एंटीजन्स दे आर जनरली प्रोटीनेशियस इन नेचर बट दे कैन बी नॉन प्रोटीन्स आल्सो। फॉरेन पार्टिकल्स हैं, जैसे मान लो पैथोजन में वायरसेस, बैक्टीरिया शरीर में गए तो वो एंटीजन की तरह बिहेव कर सकते हैं। उनके सरफेस के ऊपर प्रेजेंट कुछ खास प्रोटीन्स जैसे ये दिखाए गए हैं ना, कुछ ड्रग्स या टॉक्सिन्स भी एंटीजन की तरह काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि कोई पैथोजन ही एंटीजन होगा, इट कैन बी एनीथिंग, एनी सब्सटेंस व्हिच इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। इट कैन बी मटेरियल फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म, पॉलन ग्रेन्स, ब्लड फ्रॉम अनदर पर्सन। एक इंसान का ब्लड दूसरे को चढ़ा दिया जाए, अगर वो मैच नहीं कर रहा तो वो दूसरे के शरीर में जाके एंटीजन की तरह बिहेव करेगा, है ना। सो दैट इज व्हाट इज एंटीजन। एंटीजन को एक्सपेंड कैसे करेंगे? Antibody generating material is antigen. It can be protein, it can be non-protein also. Mostly they are proteinaceous in nature. क्लियर है जी? Now, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन किस तरह से, एक लॉक एंड की की तरह, जैसे एक ताला और एक चाबी ऐसे फिट हो रहे हैं ना, ऐसे ही एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। सो यहाँ पे दिखाया गया है कि ये वाली एंटीबॉडी इस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए स्पेसिफिक थी तो इसके साथ बाइंड कर गई। अब एंटीजन्स एंटीबॉडी रिएक्शन जब हुआ है तो एंटीबॉडी किस तरह से उसे डिस्ट्रॉय करेगी, इसके कई मैकेनिज्म्स होते हैं। ऑप्सोनाइजेशन है ना, एग्लूटिनेशन है, प्रेसिपिटेशन है, वो सब अभी हमें नहीं डिस्कस करना, वो हम इम्यून सिस्टम में डिस्कस करेंगे। सो एंटीजन एंड एंटीबॉडी एक लॉक एंड की की तरह एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं। ओके, नाउ हमने जिक्र किया जी लिम्फोसाइट्स का, इसके बाद हमने जिक्र करना है मोनोसाइट्स का, ठीक है जी। मोनोसाइट का न्यूक्लियस जो है दैट इज हॉर्स शू शेप, घोड़े के पैर में नाल होती है ना, जो मोनोसाइट का न्यूक्लियस देखने में कुछ इस तरह का है। बेसोफिल्स का न्यूक्लियस एस शेप्ड होता है, राइट। इओसिनोफिल्स का बायलोब्ड होता है और जो न्यूट्रोफिल्स मैंने बताए थे उनका मल्टी लोब्ड होता है। और लिम्फोसाइट में कार्टवील बताए ना, बी लिम्फोसाइट्स का, ध्यान रखिएगा ये चीज। मोनोसाइट से ही मैक्रोफाज बनते हैं। मैक्रो मींस बड़ा, फाज मींस एक ऐसा सेल जो दूसरे किसी चीज को खा जाएगा, तो ये भी फेगोसाइटिक है। दीज आर फेगोसाइटिक, ठीक है। मोनोसाइट्स दे ट्रांसफॉर्म इनटू मैक्रोफाजेस। मोनोसाइट्स आर लार्जेस्ट WBCs, हमें ये ध्यान रखना है, सबसे बड़े मोनोसाइट्स, दे आर लार्जेस्ट WBCs। सबसे छोटे कौन से बताए थे? न्यूट्रोफिल्स। मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रोफिल्स, सबसे कम बेसोफिल्स। माइक्रोपोलिसमैन ऑफ ब्लड न्यूट्रोफिल्स। ये वाले जो मोनोसाइट्स है ना, दे आर कॉल्ड मैक्रोपोलिसमैन। वो माइक्रोपोलिसमैन थे, ये मैक्रोपोलिसमैन ऑफ ब्लड। क्लियर है जी?
चलिए आगे बढ़ते हैं। दे आर फेगोसाइटिक सेल्स। देखिए यहाँ पे फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया दिखाई गई है कि कैसे एक मैक्रोफाज जो फॉरेन पैथोजेंस है उन्हें खा रहा है। मैंने बिगिनिंग में ही कहा था कि ये ल्यूकोसाइट्स, ये WBCs शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म के सेल्स हैं। न्यूट्रोफिल्स हो, इओसिनोफिल्स हो, बेसोफिल्स हो, लिम्फोसाइट्स हो, मोनोसाइट्स हो, ये सब डिफेंस मैकेनिज्म के सेल्स हैं। चलो अब इस टेबल में कंप्लीटली एक बार देखो, आपको टोटल ये जो WBCs है इनके बारे में बताया गया। व्हाइट ब्लड सेल्स दो तरह के, ग्रेन्यूलोसाइट्स, ए ग्रेन्यूलोसाइट। ग्रेन्यूलोसाइट क्यों कहा? दे हैव एंजाइम रिच स्पेसिफिक लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स। ये तीन तरह के, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये लिखा है यहाँ पे, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। ए ग्रेन्यूलोसाइट्स ये दो तरह के हैं, कौन कौन से? लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स फिर से दो तरह के हैं, बी लिम्फोसाइट जिसमें बी रेफर कर रहा है बोन मैरो को, बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाते हैं, एंड टी लिम्फोसाइट, टी स्टैंड्स फॉर थाइमर्स। मजा आया जी? कौन से फाउंड एलिमेंट्स बच गए? जो बच गए हमारे पास वो हैं जी थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स को ही प्लेटलेट्स भी कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स दे आर आल्सो कॉल्ड प्लेटलेट्स, राइट? प्लेटलेट वर्ड हम यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था, मैमल्स में, एंड थ्रोम्बोसाइट्स नॉन मैमल्स में। Thrombo is referring to clotting and cyte is referring to cells. They are also called platelets. Please remember platelet term for mammals. Platelets जो है they are without nucleus. Platelets are cell fragments. आपने सुना होगा जब डेंगू हो जाता है या डेंगू हो जाता है किसी को, तो उस कौन से मॉस्किटो के काटने से होता है? याद है आपको? एडिस एजिप्टाई टाइगर मॉस्किटो, याद है? मॉस्किटो जो है वो एक वायरस जो है फैलाता है, डेंगू वायरस, जिसके कारण प्लेटलेट काउंट डाउन जाने लगता है। सो कई बार होता है ना कि भाई हमें प्लेटलेट्स भी चढ़ानी पड़ जाती है इंसान को जिसको कि डेंगू हो जाता है, वो इसीलिए। प्लेटलेट्स क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्लॉट के रिट्रैक्ट करने में, क्लॉट के सिकुड़ने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो फंक्शन इज ब्लड क्लॉटिंग थ्रोम्बोसाइट्स का। थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज कर रहे हैं जो कि क्लॉटिंग को इनिशिएट कर रहा है। क्लॉटिंग मैकेनिज्म हमने पिछले सेशन में पढ़ा था। क्लॉटिंग में हम जानते हैं फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनता है, और वो जो क्लॉट है, फाइब्रिन थ्रेड्स जो हैं वो प्लेटलेट्स को, ब्लड सेल्स को, इन सबको ट्रैप कर लेता है। 3 से 5 मिनट में नॉर्मल क्लॉटिंग जो है वो हो जाती है। आपको हेमोफीलिया के बारे में भी मैंने बताया था। एक ऐसा ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है हेमोफीलिया जहां पे कि ब्लड टेक्स लॉन्ग टाइम टू क्लॉट। इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर, एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर है। अभी जिक्र करेंगे हेमोफीलिया के बारे में, ठीक है जी? ये रहा। सो रेयर डिसऑर्डर इन विच योर ब्लड डजंट क्लॉट इजीली। होता क्या है जी, ध्यान रखेंगे, हेमो इज रेफरिंग टू ब्लड, फीलिया मींस लविंग। इसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं, ब्रिटेन की रॉयल फैमिली में ये पता चली थी। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, हेमोफीलिया इज रॉयल डिजीज। हेमोफीलिया जो है इट इज एक्स क्रोमोसोम। आपको याद है मेल में एक एक्स क्रोमोसोम है, मेल का अगर हम जीनोटाइप लिखें तो 44 प्लस XY होता है, फीमेल में 44 प्लस XX है, फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। फीमेल्स में इट्स वेरी रेयरली हेमोफीलिया होता है, ऐसा नहीं कि होता ही नहीं है, वेरी रेयरली यू विल फाइंड हेमोफिलिक फीमेल्स इन द पॉपुलेशन, राइट? ये मैं आपको जेनेटिक्स में समझाऊंगा आगे। नाउ मेल में क्या है, एक ही एक्स क्रोमोसोम है, और अगर वही एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव हो गया तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। सो इट इज एक्स क्रोमोसोम linked genetic disorder found almost exclusively in मेल्स। मैंने ऑलमोस्ट वर्ड लिखा है, ध्यान दीजिएगा, दैट मीन्स वेरी रेयरली फीमेल्स में होगा। होता क्या है कि क्लॉटिंग जब होती है ब्लड की तो भाई कई तरह के क्लॉटिंग फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हैं। फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, लिबाइल फैक्टर, एक्सेलरिन, देन एंटी हेमोफिलिक ग्लोबुलिन, सीरम प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्जन एक्सेलरिन। देयर आर सो मेनी क्लॉटिंग फैक्टर्स व्हिच आर इन्वॉल्व। रोमन न्यूमरल्स में इनका नंबर लिखा जाता है, जैसे क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 1 हम ऐसे लिखेंगे, है ना? देन क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2,
clotting factor number 3, clotting factor number 4, then 5, 6 and so on. First one is fibrinogen, then second is prothrombin, third is tissue thromboplastin, factor number 4 is calcium. आपको ये सारे नाम याद नहीं रखने हैं, बस एक हल्का फुल्का आइडिया रखिए याद, ये पहले भी आपको बताया था मैंने। ये जो सीक्वेंस है 1 2 3 4, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू देयर डिस्कवरी, जिस ईयर में ये डिस्कवर होते गए उस हिसाब से हम इनके नाम लिखते गए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8, दिस इज कॉल्ड एंटी हेमोफिलिक फैक्टर और एंटी हेमोफिलिक ग्लोब्यूलिन, राइट? ब्लड में ये फैक्टर प्रेजेंट है। ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर जिसकी हम बात कर रहे हैं हेमोफीलिया की, एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर है, फाउंड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन मेल्स। ये हेमोफीलिया भी कई तरह का होता है, हेमोफीलिया ए, हेमोफीलिया बी, हेमोफीलिया सी। हेमोफीलिया ए इनमें से मोस्ट कॉमन है, 80% के करीब हेमोफीलिया ए है। जिन लोगों में हेमोफीलिया ए होता है उनमें क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 जो है या तो बहुत ही कम होता है या होता ही नहीं है जेनेटिकली। क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 जो है, इसीलिए मैंने कहा ना एंटी हेमोफिलिक फैक्टर इसे कहा गया। अगर ये क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होगा तो क्लॉटिंग की उस टोटल प्रोसेस में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। अगर हल्की इंजरी हुई, कोई ब्लड वेसल कटी तो खून काफी देर तक बहता रहता है, समय लग जाएगा। ब्लड इज नॉट गोइंग टू क्लॉट इजीली, है ना? ऐसा नहीं कि ब्लड क्लॉट ही नहीं करेगा, क्लॉट करेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। और अगर कहीं मेजर इंजरी हो गई तो हो सकता है इतना खून बह जाए कि इंसान मर ही जाए। ठीक है जी? सो द कट्स दे ब्लीड लॉन्गर देन नॉर्मल, ज्यादा लंबे समय तक जो है ब्लीडिंग होती रहेगी। एक हेमोफिलिक पेशेंट की अगर हमें सर्जरी करनी पड़ जाए, मान लो टूथ एक्सट्रैक्शन करना है या कोई भी सर्जरी है, गॉल ब्लैडर की कोई सर्जरी है, तो पहले हमें उसमें ये क्लॉटिंग फैक्टर आर्टिफिशियली डालना पड़ेगा, सर्जरी से पहले भी, सर्जरी के बाद भी, तभी जो है ब्लीडिंग उसमें रुक पाएगी। अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इतना ब्लीडिंग हो सकता है कि इंसान मर ही जाए। तो मैंने आपको बताया ना, देयर इज हेमोफीलिया ए। अगर तो फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है तो हम कहेंगे हीमोफीलिया ए। देन इसके अलावा हेमोफीलिया बी एंड हेमोफीलिया सी। जो हेमोफीलिया बी होता है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9। देन हेमोफीलिया सी, दैट इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 11। सो 8 9 11 याद रखना, लिखते हैं इनको रोमन न्यूमरल्स में। सो आपको समझ आया जी हेमोफीलिया क्या है? लेट मी रिपीट इट अगेन, इट इज एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर फाउंड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन मेल्स। जिन लोगों को हेमोफीलिया होता है उनमें किसी न किसी तरह का क्लॉटिंग फैक्टर जन्म से ही या तो बहुत कम है या कंप्लीटली एब्सेंट है। नाउ 3 तरह की हेमोफीलिया है मेनली, हेमोफीलिया ए बी सी। हेमोफीलिया ए इज मोस्ट कॉमन। हेमोफीलिया ए इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8, जिसका दूसरा नाम है एंटी हेमोफिलिक ग्लोबुलिन, उस फैक्टर का नाम है। हेमोफीलिया बी इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 एंड हेमोफीलिया सी इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 11। राइट? हेमोफिलिक पेशेंट्स की अगर सर्जरी करनी पड़ जाए तो सर्जरी से पहले और सर्जरी से बाद हमें उन्हें पर्टिकुलर तरह के जो है क्लॉटिंग फैक्टर एक्सोजीनियसली बाहर से देना पड़ेगा। इज इट क्लियर? सो इन हेमोफीलिया ब्लड इज गोइंग टू टेक लॉन्गर टाइम टू क्लॉट। क्लियर हुआ जी? हेमोफीलिया जेनेटिकली ट्रांसमिट कैसे होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। फीमेल्स में हेमोफीलिया क्यों नहीं होता? क्योंकि फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और अगर एक एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव है तो दूसरा एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। वेरी रेयरली ऐसा होता है कि फीमेल में हेमोफीलिया हो, वो उस कंडीशन में अगर उस फीमेल की मदर हेमोफीलिया के लिए कैरियर रही है और उसके फादर जो हैं फीमेल के वो हेमोफिलिक हो, तो एक कॉम्बिनेशन रेयर हो जाता है कि वो फीमेल हेमोफिलिक हो। लेकिन ऐसा जाइगोट जो बनता है, डिफेक्टिव जाइगोट जिसमें दोनों एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव हो, वो जनरली सर्वाइव ही नहीं करता है। मान लो वो जाइगोट सर्वाइव करा, उसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू हुई, तो ऐसे फीमेल फीटस की इंट्रा यूट्राइन डेथ हो जाती है, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल रहना चाहिए नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए। नाउ मान लीजिए कि ऐसा फीमेल बेबी पैदा हुआ तो अक्सर पैदा होने के बाद मर जाती है। अगर वो प्यूबर्टी एज तक पहुंची, सेक्सुअल मैच्योरिटी एज तक पहुंची, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जब शुरू होगा तो एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस के कारण उसकी डेथ हो सकती है। Rarest of the rare, we have hemophilic females in the population, but throughout their life they have this problem of excessive menstrual blood loss.
ठीक है, समझ आ गई बात अब आपको हेमोफीलिया की क्लियरली कि मोस्टली ये मेल्स में ही देखने को मिलेगा, वेरी रेयरली ये डिसऑर्डर फीमेल्स में होता है। इज इट क्लियर? मजा आ रहा है जी आज के सेशन में? एक फीलिंग आ रही है कि हम डॉक्टर बन रहे हैं, मेडिकल की पढ़ाई आगे कर रहे हैं। वंडरफुल जी। चलो अब हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज ब्लड ग्रुप्स। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ब्लड ग्रुप्स के बारे में, जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा है, सुना भी होगा भाई तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप ए, मेरा ब्लड ग्रुप बी, किसी का ब्लड ग्रुप अलग है, ए बी है, किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, सी ब्लड ग्रुप सुना आपने, ब्लड ग्रुप सी होता है क्या? बताऊंगा आपको इसके बारे में भी, कैसे ब्लड ग्रुप्स की डिस्कवरी हुई और क्या होते हैं ये सारे ब्लड ग्रुप्स। लेकिन इनके बारे में हम अपने अगले सेशन में जानेंगे। आज के इस सेशन में इतना ही, जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं। ब्लड ग्रुप्स को लेके बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें मेरे पास। आपने एबीओ ब्लड ग्रुप सुना है, आपने आरएच फैक्टर के बारे में सुना है, इनके अलावा भी ब्लड ग्रुप्स होते हैं। एमएनएस ब्लड ग्रुप होता है, गोल्डन ब्लड कभी आपने सुना है, बॉम्बे फिनोटाइप कभी आपने सुना है, देयर इज लुइस ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, Kell system, Duffy system. So as per the International Society for Blood Transfusion, there are more than 30 different blood group systems. ज्यादा कॉमनली हम एबीओ सिस्टम एंड आरएच फैक्टर सिस्टम की ही बात करते हैं, क्योंकि ये क्लिनिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करी जाती है तो हम डोनर और रेसिपिएंट में एबीओ सिस्टम वाली मैचिंग करके चलते हैं या आरएच फैक्टर की। बाकी के जो नाम मैंने लिए, एमएनएस सिस्टम, लुइस सिस्टम, केल सिस्टम, डफी सिस्टम, ये सब क्लिनिकली उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इनके एंटीजन्स या तो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है या फिर वो लो टेम्परेचर पर ही काम करते हैं। और इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे, यूनिवर्सल डोनर्स क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स क्या है, प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर मदर और बच्चे का आरएच फैक्टर मैच नहीं करेगा तो क्या समस्याएं हो सकती हैं, इसे जानेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर आपसे विदा लेता हूं जी। नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर। बाय बाय। কি খেলো ও ওয়া করছিল মনে হয় ফুচকা দিয়ে ঘুগনি নিল আর কি নিল দেখতে পাইনি ঘুগনিটি আর তুমি জানো নাই তুমি জানো আমি গেছি কথা ব্যাংকের এখানে ভিড় বেটা কোদান ঠাকুর আছে তুমি তো জানো কি কথা বলছো আমি হ্যাঁ তুই বলছেন ওদি ফুচকা দেয় না কি হুম বাবা তুই কোথায় যাবো